आप सभी को ब्लैक बोर्ड विजिबल हो गया? यस मैम। यस मैम। तो देखो, जैसे कल हमने वेरिएशन ऑफ हेल्महोल्ट्ज फंक्शन देखा था, है ना, विद टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। वर्क फंक्शन की वेरिएशन देखी थी टेम्परेचर और वॉल्यूम के साथ, है ना। सिमिलरली आज उसी के बिल्कुल पैरेलल ही चलेगा। हमें क्या देखना है? वेरिएशन ऑफ गिव फंक्शन और फ्री एनर्जी विद टेम्परेचर एंड प्रेशर। पैरेलल पैरेलल ही चलते हैं ये दोनों डेरिवेशन। जैसे सिमिलर स्टेप्स उसमें फॉलो किए थे वर्क फंक्शन को लेके, सिमिलर ही स्टेप इसमें फॉलो होंगे गिव फंक्शंस को लेकर। ठीक है, देखो, जैसे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं तो हम अपनी फ्री एनर्जी की डेफिनेशन से जो हमें फॉर्मूला है वो नोट करते हैं। फ्री एनर्जी इज गिवन बाय द इक्वेशन। ये इक्वेशन है हमारे पास फ्री एनर्जी की, G इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। अब आपको इसमें एच एंथैल्पी की वैल्यू पता है जो उसके डेफिनेशन से आती है। एंथैल्पी का फॉर्मूला हमें पता है, एच इज इक्वल टू यू प्लस पीवी। हमने ये फॉर्मूला इसमें पुट कर दिया एच की जगह। G इज इक्वल टू यू प्लस पी वी माइनस टी एस। अब ये हमारी एक इक्वेशन बन गई जो G की वैल्यू डिफाइन कर रही है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि हमें कंप्लीट डिफरेंशिएशन करना होता है ना। जैसे कल किया था वैसे ही आज इस इक्वेशन का क्या करना है? कंप्लीट डिफरेंशिएशन। कैसे करेंगे? देखो, स्टार्ट करें। G का डी जी, U का डी यू। अब ये दोनों दो प्रोडक्ट फॉर्म में, P इंटू वी है, दो चीजों का प्रोडक्ट है। तो यानी कैसे करेंगे? P एज इट इज V का डेरिवेटिव, V एज इट इज P का डेरिवेटिव। इतना आ गया। फिर एज इट इज माइनस साइन। अब ये दोनों भी प्रोडक्ट है, T इंटू एस, तो इनका भी वैसे ही करना पड़ेगा। T एज इट इज, S का डेरिवेटिव, S एज इट इज T का डेरिवेटिव। ये आ गई हमारी कंप्लीट डिफरेंशिएशन की इक्वेशन। इतना समझ में आया आप लोगों को? यस मैम। अब देखो, हमें कुछ वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। तो हमने क्या किया, वही हमारा एंट्रोपी का फॉर्मूला हमें पता है, डी एस इज इक्वल टू डेल क्यू रिवर्सिबल बाय टी। अब डेल क्यू रिवर्सिबल की भी हम फर्स्ट लॉ की हेल्प से वैल्यू पुट कर सकते हैं। कैसे? आपको फर्स्ट लॉ से वैल्यू पता है, आप लिखोगे तो क्या बनेगा? डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू माइनस डी डब्ल्यू। माइनस क्यों आया? क्योंकि अगर वर्क ऑफ एक्सपेंशन है ना। अच्छा, अब इस माइनस डी डब्ल्यू की वैल्यू आपको पता है क्या होती है? पीडीवी। तो ये वैल्यू आपने इस इक्वेशन में पुट कर दी और इसे रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए लिखेंगे तो यही आ जाएगा, डेल क्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू डी यू प्लस पीडीवी। ये वैल्यू अब हमने पुट कर दी कहा? अपने इस डेल क्यू रिवर्सिबल की जगह। ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दी तो देखो क्या बन गया, डी यू प्लस पी डी वी बाई टी। अब आप इस टी को लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ तो क्या बन जाएगा, टी डी एस इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। यहाँ से हमें टी डी एस की वैल्यू मिल गई। अब हमारी जो ये टोटल डिफरेंशियल वाली इक्वेशन थी इसमें हम टी डी एस की यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं। ये वैल्यू हमने पुट कर दी तो डी जी इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी प्लस वीडीपी माइनस ये वैल्यू आ गई टीडीएस की, डी यू प्लस पीडीवी माइनस एस डी टी। देखो, जब ये माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो ये टर्म भी माइनस की, ये टर्म भी माइनस की, डी यू से डी यू कैंसिल, पीडीवी से पीडीवी कैंसिल, यानी ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगी। हमारे पास क्या बच गया? वीडीपी माइनस एस डी टी। अब हमें क्या करना है, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, इसको बोलते हैं टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन इस इक्वेशन में आपका जी वेरिएशन शो कर रहा है प्रेशर के साथ और टेम्परेचर के साथ। हमें तो सिंगल ही देखना है तो क्या करेंगे, अब वही एक टर्म को कांस्टेंट कर देंगे, दूसरे के विद रिस्पेक्ट देख लेंगे, फिर इसको कांस्टेंट कर देंगे, इसके विद रिस्पेक्ट देख लेंगे। तो देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया तो डी टी की वैल्यू क्या आ गई? 0। dt की वैल्यू 0 तो आपकी ये टर्म 0। तो dg किसके इक्वल आ गया? vdp के। अब d वाली टर्म एक साइड कर देंगे तो dg बाय dp एट कांस्टेंट टेम्परेचर किसके इक्वल आ गया? वॉल्यूम के इक्वल। यानी और क्या बोल सकते हैं, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर विल बी इक्वल टू वॉल्यूम। अब सिमिलर काम हम करेंगे किसके लिए? प्रेशर के लिए। आपने प्रेशर को कांस्टेंट किया तो dp 0, यानी फर्स्ट टर्म आपकी 0 हो जाएगी। देखो इस इक्वेशन में
ये टर्म जीरो हो जाएगी, तो डी जी किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस एस डी टी की। अब वही डी टी को लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ तो क्या आ जाएगा, डी जी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट पी इज इक्वल टू माइनस एस, यानी चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर विल बी इक्वल टू माइनस एस, यानी माइनस एंट्रोपी। तो आपकी एट्थ और नाइन्थ इक्वेशन आपको क्या दे रही है, वेरिएशन ऑफ फ्री एनर्जी विद प्रेशर एंड टेम्परेचर। इतना समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखो नेक्स्ट इसके आगे आपको क्या करना है, जैसे हमने वर्क फंक्शन में एक कंप्लीट प्रोसेस के लिए चेंज देखा था, सिमिलरली अब हम गिव्स फ्री एनर्जी का चेंज देखेंगे कि एक किसी भी कंप्लीट प्रोसेस के लिए। तो हमने कौन सी प्रोसेस ले ली, आइसोथर्मल की कंडीशंस ले ली, यानी हम एक सिस्टम बनाएंगे आइसोथर्मल कंडीशंस पर और उसकी कंप्लीट प्रोसेस के लिए चेंज इन फ्री एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। अब आपको पता है इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज के लिए अंडर आइसोथर्मल कंडीशन आपकी इक्वेशन ये थी। देखो कहाँ से आई ये इक्वेशन, ये रही। जब आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट किया तो आपकी डीजी की वैल्यू यही आई थी, आपने ये इक्वेशन ले ली। ठीक है, अब आपको पता है कंप्लीट प्रोसेस अगर आपको निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन डीजी का देखो, इंटीग्रेशन करोगे डी से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, फिर आप वैल्यू पुट करोगे जी1 से जी2, है ना, तो जी2 माइनस जी1 करोगे तो उसे चेंज को हम डेल जी लिख सकते हैं, तो यहाँ हमने डायरेक्ट डेल जी लिख लिया। अब बात आती है इसकी, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, P1 से P2, तो यानी V डी पी P1 से P2। लेकिन आप लोगों को पता है V और P अलग अलग वेरिएबल है और इंटीग्रेशन करने के लिए हमें सेम वेरिएबल्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे, V की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब V की वैल्यू हम कहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन से। वो क्या कहती है, PV इज इक्वल टू nRT। अब यहाँ से आप क्या करो, V की वैल्यू निकाल लो, P को राइट हैंड साइड ले जाओ तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी, nRT बाई P। आपने ये वैल्यू इक्वेशन में पुट कर दी। अब आपको पता है n कांस्टेंट, R कांस्टेंट और टेम्परेचर भी कांस्टेंट, सारे बाहर, dP बाय P, ये आपका इंटीग्रेशन बन गया। इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना आप लोगों को अच्छे से आता है। क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन, ln p, फिर क्या करोगे, लिमिट पुट कर दोगे, है ना, लिमिट पुट कर दोगे तो क्या आ Yes, जाएगा, ma'am. ln p2, Ln P2 by P1. ln p2 बाय p1, ये आ गई आपकी वैल्यू, है ना। अब आपको पता है ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई, देखो डेल जी की, है ना, किसके रिस्पेक्ट में, पी के में। अब आपको पता है पी और वी भी आपस में क्या होते हैं, रिलेट करते हैं। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए अगर हम बोयल्स लॉ लगाएं तो वो क्या कहता है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो हम यहाँ से क्या करें, P2 बाय P1 की वैल्यू निकाल लें, वो क्या हो जाएगी, देखो P2 बाय P1 की, इसको इधर ले जाएंगे इसको इधर, तो क्या आ जाएगा V1 बाय V2, ये वैल्यू डायरेक्ट यहाँ रिप्लेस कर दो, तो आपके पास डेल जी के दोनों वैल्यूज आ गई, P की टर्म में भी आ गई और V की टर्म में भी आ गई। देखो nRT ln P2 बाय P1 इक्वल टू nRT ln V1 बाय V2, आपके पास दोनों टर्म्स में गिव्स फ्री एनर्जी की चेंज की वैल्यू आ गई। आया समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब Yes, इसके, हाँ, अब इसके बाद हम कुछ इसके क्वेश्चंस देखते हैं कि इन पर कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। देखो क्या कह रहा है, कैलकुलेट द फ्री एनर्जी चेंज विच अकर्स व्हेन 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंड्स रिवर्सिबली एंड आइसोथर्मली एट 300 केल्विन फ्रॉम द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ 5 लीटर टू 50 लीटर। यानी आपको फ्री एनर्जी चेंज निकालना है, क्या निकालना है, डेल जी की वैल्यू निकालनी है। जब 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, यानी एन की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 1 मोल, आइडियल गैस है, रिवर्सिबली एक्सपेंड हो रही है, और क्या कंडीशन है, टेम्परेचर की, यानी आइसोथर्मल है, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट टेम्परेचर कितना दे रखा है, 300 केल्विन। इनिशियल वॉल्यूम 5 लीटर थी, V1 5 लीटर होगी, V2 कितनी होगी, 50 लीटर। ठीक है, सारी वैल्यूज जो दे रखी थी, कंडीशंस जो दे रखी थी, वो हमने नोट डाउन कर ली। अब फ्री एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता ही है, अभी अभी हमने डिराइव किया, nRT ln V1 बाय V2। ठीक है, देखो देखो ln को हमें लोग में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो लोग में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं,
कर दिया 2.303 एन आर टी log v1 बाय v2। अब क्या करना है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। देखो एन की वैल्यू 1, आर की वैल्यू आपको पता है 8.314, टी की वैल्यू पता है आपको 300 log 5/50। इसको कैंसिल करोगे क्या आएगा 1/10। log 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/10 की -1 आ जाएगी, तो ये माइनस साइन आगे आ जाएगा। बाकी इन सबको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आंसर आ जाएगा 5744.1 जूल। आया समझ में? यस मैम। यस मैम। मैम एग्जाम में लोग की वैल्यू याद करके लेके जाएं। नहीं नहीं बेटा, log की वैल्यू याद नहीं करनी होती है। जैसे देखो आपको log 10 की वैल्यू तो पता ही है 1 होती है, 1/10 है ना, तो log 10 1/10 की क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है जब वो कोई भी वन चीज होती है। और वैसे अगर आपके क्वेश्चन में पेपर में आता है log का कोई भी, तो या तो नीचे आपको log की वैल्यू दे रखी होगी, उस क्वेश्चन में जिस भी log की वैल्यू आपको यूज करनी है वो दे रखी होगी। और अगर ना दे रखी हो तो आप log टेबल मांग सकते हो एग्जामिनेशन में, और उससे आप नोट कर सकते हो, log टेबल से देख सकते हो। ठीक है, आप लोगों को परमिशन होती है, अगर आपका कोई आता है log का क्वेश्चन तो आप एग्जामिनर जो भी ड्यूटी पे हो आप उससे log टेबल मांग सकते हो। ठीक है, आपको प्रोवाइड कराई जाएगी log टेबल। ओके मैम। हाँ, लोग की वैल्यूज लर्न नहीं कर सकते बेटा, बहुत सारी है वो तो एक एक पॉइंट से भी डिफर कर जाती है ना, इसलिए बस नॉर्मल नॉर्मल याद कर लो। जैसे देखो log 10 की होती है 1, 1/10 की होती है 100। इससे आपका टाइम सेव हो जाता है कि भाई आप log 1/10 की भी वैल्यू ढूंढो, है ना। तो ये स्मॉल छोटी छोटी log की वैल्यू याद कर लो, बस एक आध यही है, बस log 10 की और 1/10 की है। देखो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी सिंपल बिल्कुल सिमिलरली इसके जैसा है, बस उसमें थोड़ा सा चेंज है, एक यूनिट का चेंज है उसमें। और देखो उस यूनिट के चेंज से आपके इसमें क्या डिफरेंस आता है क्वेश्चन में। देखो कैलकुलेट द फ्री एनर्जी accompanying द कंप्रेशन ऑफ 1 मोल ऑफ CO2 at 57 डिग्री सेल्सियस from 5 atmosphere to 50 atmosphere assuming that CO2 behaves like an ideal gas in calorie। क्या कह रहा है, आपको फ्री एनर्जी चेंज निकालना है। एन की वैल्यू दे दी 1 मोल, टेम्परेचर दे रखा है 57 डिग्री सेल्सियस। कोई बात नहीं, हम इसे केल्विन में चेंज कर लेते हैं। 57 प्लस 273 आपका कितना हो गया 330 केल्विन। ठीक है, अब आपको P1 और P2 की वैल्यू दे रखी है, हमने नोट कर ली। अब क्या कह रहा है कि आपको जो फ्री एनर्जी है वो किस में निकालनी है, कैलोरी में। अभी तक तो हम किस में निकाल रहे थे, जूल में, लेकिन अब हमें किस में निकालनी है, कैलोरी में। तो देखो कैसे करेंगे, ये हमारा डाटा है जो हमें गिवन है, फॉर्मूला आपको पता है यही। आप क्या करोगे, ln को log में चेंज कर दोगे तो 2.303 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो 2.303, n की वैल्यू आपने पुट कर दी 1। अब आपको r की वो वैल्यू पुट करनी है जिसमें उसकी यूनिट में कैलोरी यूज होती हो, है ना। तो वो वाली वैल्यू आप लोगों को पता होनी चाहिए, वो कितनी होती है 1.987। और कैलकुलेशन इजी करने के लिए आप अप्रोक्सीमेटली इसे 2 भी ले सकते हो। आर की लगभग सारी वैल्यूज जो होती हैं वो 8.314 से आपका काम अभी तक चल रहा है, क्योंकि लगभग जूल्स में निकाला जाता है। लेकिन कभी कभी अगर टिपिकल एग्जाम्पल बनाना हो तो उन्हें कैलोरी में भी पूछ लेते हैं, इसलिए आपको आर की कैलोरी में भी वैल्यू पता होनी चाहिए, वो कितनी होती है 1.987, या फिर अप्रोक्सीमेटली कितनी मान लो 2। बस बाकी तो सिंपल है, वही टेम्परेचर पुट करा, log में प्रेशर की वैल्यू पुट करी। अब 5 से देखो 50 कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा log 10 की वैल्यू वही 1, सबको मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर किस में आ जाएगा, कैलोरी में। कितना आएगा 1510.1 कैलोरी। आया समझ में? यस मैम। अब हमें देखना है नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है क्राइटेरिया फॉर फिजिबिलिटी एंड स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए प्रोसेस। ठीक है, हमें मान लो आपको कोई एक्सपेरिमेंट करना है। ठीक है, आपने मास्टर्स कर लिया, अब आप PhD कर रहे हो, ऐसे मान लो। ठीक है, या कोई रिसर्च कर रहे हो, अब आप कोई नया ही कुछ कंपाउंड बनाना चाहते हो या कोई रिएक्शन करके देखने चाहते हो जो आज से पहले नहीं हुई, है ना। लेकिन उसको करने से पहले आपके टीचर ये पूछ रहे हैं आपसे, क्या ये जो आप प्रपोज रिएक्शन लाए हो, भाई आप जो कह रहे हो कि ऐसी रिएक्शन मैं करूं, भाई क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है।
क्योंकि रिएक्शन करने में आप केमिकल्स लगाओगे, इतनी सारा मटेरियल यूज करोगे, तो उसका कोई थियोरेटिकल एविडेंस आपके पास है कि ये रिएक्शन होगी, है ना, यही पूछा जाएगा। ऐसे तो आपको कोई भी नहीं करने देगा, क्योंकि देखो केमिकल्स कॉस्टली होते हैं, तो केमिकल्स को यूज करने से पहले हमें हमें पता होना चाहिए कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी। तो उस थियोरेटिकल कंसीडरेशन की भाई होगी या नहीं होगी, ये फिजिबल है या नहीं है, या स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए थर्मोडायनेमिक्स हमारी हेल्प करता है। और वो क्या देता है हमें, क्राइटेरिया फॉर फिजिबिलिटी एंड स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस। ठीक है, ये हमें बताएगा कुछ कंडीशंस कि आप थ्योरेटिकल कैलकुलेशन करके कुछ वैल्यू निकालो, कुछ थर्मोडायनेमिक्स पैरामीटर का चेंज चेक करो कि उसकी वैल्यू अगर इतनी आएगी तो आपकी रिएक्शन पॉसिबल है या स्पॉन्टेनियस है, फिजिबल है, नहीं अगर वैल्यू ये आ रही है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। अब देखो स्पॉन्टेनियस और फिजिबिलिटी दोनों सिमिलर सिमिलर से वर्ड लगते हैं, है ना। भाई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन सी होती है, जो अपने आप हो जाए, है ना, जो नेचुरली अपने आप हो रही हो। और फिजिबल कौन सी हो, भाई जो हो सकती हूँ। लेकिन इनमें एक माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। वैसे तो ये सिमिलर वर्ड है और हम दोनों ही वर्ड यूज कर देते हैं दिखा प्रोसेस को ये बताने के लिए कि भाई वो हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। लेकिन देखो हमें आजकल जो भी बुक्स हैं वो ज्यादा स्पॉन्टेनिटी वर्ड को प्रेफर नहीं करती, वो फिजिबिलिटी वर्ड को प्रेफर करती है। क्यों? क्योंकि कुछ रिएक्शंस ऐसी भी होती हैं जो अपने आप तो नहीं होती, लेकिन एक बार हम उन्हें स्टार्ट कर दें यानी इनिशिएट कर दें उन्हें, तो वो फिर अपने आप हो जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई पेपर रखा है ना, वो ऐसे अपने आप को रखा रखा बंद नहीं होगा, लेकिन आप एक बार उसको हल्का सा बंद कर दो तो वो कंप्लीट बंद अपने आप हो जाएगा, है ना। आपको क्या करना पड़ा, इनिशिएट करना अपना, एक बार थोड़ा सा इनिशिएट अगर आप कर देते हो तो उसके बाद वो प्रोसेस अपने आप फिजिबल हो जाती है। इसलिए हम फिजिबिलिटी वर्ड ज्यादा यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके घरों में, सबके घरों में टैप है ना, लेकिन अगर आप टैप के नीचे बाल्टी रख दो तो क्या उसमें अपने आप वाटर फ्लो हो जाएगा? नहीं, जब तक आप टैप को ओपन नहीं करोगे तो वाटर उसमें से नहीं आएगा। लेकिन एक बार जब आपने ओपन कर दिया तो अपने आप आ रहा है, तब तो आपको कोई फोर्स या कुछ और वर्क नहीं करना पड़ रहा ना। तो वो भी एक है, तो एक कैसी प्रोसेस, एक टाइप की फिजिबल प्रोसेस है, लेकिन फिर भी आपको उसको एक बार इनिशिएट करना पड़ रहा है। आया समझ में फिजिबिलिटी और स्पॉन्टेनिटी में? यस मैम। यस देखो अब हम मैम। क्राइटेरिया डिफाइन करेंगे, मतलब हम ये देखेंगे कि किस पैरामीटर की क्या वैल्यू आए तो हमारी प्रोसेस फिजिबल हो और या फिर नहीं हो। देखो हमने पहले भी इसके भी रिगार्डिंग थोड़ा सा किया था। देखो आपने क्लैशियस इनइक्वालिटी करी थी लास्ट चैप्टर में, उसमें भी कुछ ऐसी ही कंडीशंस हम निकाल रहे थे। उसमें हमने क्या कंडीशंस निकाली थी कि अगर हमारी चेंज इन एंट्रोपी सिस्टम प्लस सराउंडिंग की ग्रेटर देन 0 आती है तो हमारी प्रोसेस कैसी होती है, इरिवर्सिबल, और क्या बोल सकते हैं हम, स्पॉन्टेनियस या फिर फिजिबल होती है ना। अगर हमारे सिस्टम प्लस सराउंडिंग की वैल्यू क्या आए, 0 आए, तो हम क्या कह देते हैं कि प्रोसेस इक्विलिब्रियम में है, या फिर क्या बोल देते हैं, प्रोसेस इज रिवर्सिबल। अगर अब हम इन दोनों का कंबाइंड रिजल्ट निकालें तो क्या है, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये आ गई आपकी कंडीशन, एक कंडीशन तो ये आ गई, है ना। अब इस कंडीशन को चेक करने के लिए, ठीक है, मैंने देखो आपको ये कंडीशन दे दी कि भाई अगर आप चेंज इन सिस्टम प्लस चेंज इन एंट्रोपी, एंड देखो सिस्टम प्लस उन्हीं की चेंज का अगर आप एंट्रोपी देखते हो तो अगर आपकी ग्रेटर देन 0 आती है तो आपकी प्रोसेस फिजिबल होगी, मतलब आपकी प्रोसेस हो जाएगी। और अगर इक्वल टू 0 आ गई तो प्रोसेस रिवर्सिबल होगी, आपकी इक्विलिब्रियम की स्टेट एस्टेब्लिश हो जाएगी। लेकिन अब आपको ये चेक करने के लिए कि आपकी वो प्रोसेस फिजिबल है, आपको चेंज इन एंट्रोपी सिस्टम के लिए भी निकालनी पड़ेगी और सराउंडिंग के लिए भी। अब आपको दोनों के लिए अलग अलग कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब आपको पता है कि सराउंडिंग की कैलकुलेशन करनी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि सराउंडिंग की बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करने लग जाती है वैल्यू, है ना, कि भाई, और इस बात पे भी डिपेंड करती है कि आपने जहाँ सिस्टम रखा है आप उससे अटैच कितनी बड़ी सराउंडिंग मान रहे हो। भाई आप जिस रूम में अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसे सराउंडिंग मान रहे हो, या
उस पूरी बिल्डिंग को मान रहे हो या उस पूरी सिटी को मान रहे हो, है ना। ऐसे बहुत सी चीजें आपकी इस पे डिपेंड कर जाता है। तो अब हमें क्या चाहिए, हम डेल एस सराउंडिंग की वैल्यूज पुट कर देते हैं और से और सिमिलर या फिर यूं कहें और बेसिक टर्म्स में, सिंपलर टर्म्स में हम निकाल लेते हैं। जैसे कैसे, आपको पता है इनफाइनाइटली स्मॉल प्रोसेस के लिए आपकी डी सिस्टम प्लस डी एस सराउंडिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आनी चाहिए। मान लेते हैं आपकी सराउंडिंग ने हीट लॉस करी कितनी, डेल क्यू रिवर्सिबली, आइसोथर्मल प्रोसेस पे करी एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी। तो आपको पता है डेल एस सराउंडिंग की वैल्यू क्या होगी, माइनस डेल क्यू रिवर्सिबल बाय टी। माइनस क्यों आया, क्योंकि सराउंडिंग ने हीट लॉस की है। आपके पास ये वैल्यू आ गई, आप इक्वेशन में पुट कर सकते हो। अच्छा, अब आपको पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग आपकी डेल क्यू रिवर्सिबल किसके इक्वल हो जाएगी, डी यू प्लस पी डी वी के, है ना। ये हमने कई बार निकाल लिया, ये तो अभी हमें पता ही है। ये वैल्यू आपने पुट कर दी डेल एस सराउंडिंग वाली इक्वेशन में, इस इक्वेशन में पुट कर दी, ये आ गया माइनस डी यू प्लस पी डी वी बाय टी, है ना। अब आप क्या कर सकते हो, देखो अब आप ये वैल्यू पुट कर दो अपनी सेकंड इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन कौन सी है आपकी, देखो यहाँ, यहाँ आप पुट कर दोगे इस डी सराउंडिंग की जगह, आपने ये पुट कर दी, ठीक है। अब देखो आप टी एलसीएम पूरी इक्वेशन में ले लो, इसके नीचे टी आ जाएगा, यहाँ टी आएगा तो यहाँ भी टी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो टी से टी कैंसिल, टी को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ नहीं। तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, टी डी एस माइनस डी यू प्लस पी डी वी, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि आपकी जो इनइक्वालिटी है वो सिमिलरली कैसे सॉल्व होती है, जैसे आपकी इक्वल टू होती है। तो ये इधर माइनस का है, इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस का, तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई, टी डी एस ग्रेटर देन इक्वल टू डी यू प्लस टू पी डी वी। अब देखो ये इस इक्वेशन को यूज करते हुए हम डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया निकालेंगे। कैसे, देखो अभी ये क्या कह रहा है, अगर इस टर्म की वैल्यू ग्रेटर देन इस टर्म से है तो प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल, और इक्वल टू है तो इरिवर्सिबल। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपको डीएस यानी एंट्रोपी चेंज, इंटरनल एनर्जी चेंज और वॉल्यूम का चेंज, 3 चेंज आपको सिस्टम के लिए देखने पड़ेंगे। तो ये तो हो जाएगा थोड़ा सा टीडीएस जॉब, क्योंकि हमें 3 चेंज की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अब हम क्या करेंगे, हम कंडीशंस लगाएंगे और डिफरेंट डिफरेंट चीजों को कांस्टेंट कर देंगे, कि भाई कभी एंट्रोपी को कांस्टेंट कर देंगे, कभी वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देंगे, और सिर्फ एक पैरामीटर ले लेंगे और उसी के विद रिस्पेक्ट देखते जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अब आप देखो, हम सबसे पहले एंट्रोपी की टर्म में देखना चाहते हैं कि आपका सिस्टम का क्या क्राइटेरिया निकलेगा, ठीक है। एंट्रोपी एंट्रोपी चाहिए तो इन दोनों को अब हम कांस्टेंट कर देंगे। अब हमने कंडीशन ही लगा दी कि हमारी इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट, वॉल्यूम भी कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा, ये टर्म भी 0, ये टर्म भी 0। तो आपकी इक्वेशन क्या आ गई, टी डी एस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एट कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी एंड वॉल्यूम। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी अगर इस टर्म की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो आपकी प्रोसेस कैसी है, फिजिबल। इक्वल टू 0 है तो प्रोसेस कैसी है, इक्विलिब्रियम पे है, और लेस देन 0 आएगी तो कैसी हो जाएगी, नॉन फिजिबल। आया है समझ में, यस मैम। ऐसे ही अब हम क्या लेंगे, ऐसे ही अब हम नेक्स्ट टर्म लेते हैं इंटरनल एनर्जी। अब हम क्या करेंगे, इंटरनल एनर्जी के चेंज में देखेंगे। इंटरनल एनर्जी का चेंज देखना है, वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देंगे, एंट्रोपी को कांस्टेंट कर देंगे, कर दिया, वॉल्यूम एंड एंट्रोपी कांस्टेंट, डीएस और डीवी 0। तो आपकी देखो क्या आएगी, यहाँ 0 प्लस यहाँ 0, प्लस वाली का तो कोई मीनिंग नहीं है, तो आपका क्या आया, डी यू एट कांस्टेंट एंट्रोपी एंड वॉल्यूम इज लेस देन और इक्वल टू 0। अब ये क्या कह रहा है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर लेस देन 0 है तो आपकी प्रोसेस फिजिबल है, इक्वल टू 0 है तो आपकी प्रोसेस कैसी हो गई, इक्विलिब्रियम पे, और अगर ग्रेटर देन 0 आ गई तो दैट मीन्स प्रोसेस इज नॉट फिजिबल। ये भी समझ में आया, यस मैम। अब देखो सिमिलरली अब हम एंथैल्पी के लिए देखेंगे। अब एंथैल्पी
तो उस इक्वेशन में तो है नहीं, है ना। लेकिन हम देखना चाहते हैं कि भाई हमारे पास ऐसे सिस्टम भी हो सकते हैं जिसमें सिर्फ हमारे पास एंथैल्पी चेंज की वैल्यू है ना। तो हमें इसमें कुछ फॉर्मूलेज यूज करके यहाँ एंथैल्पी की वैल्यू इस इक्वेशन में डिफाइन करनी पड़ेगी। देखो कैसे करें। अब एंथैल्पी का फॉर्मूला आपको पता है U प्लस PV। तो हम क्या करते हैं, कंप्लीट डिफरेंशिएशन कर देते हैं इस इक्वेशन का। वो हमें आता ही है, कैसे होएगा, DH इज इक्वल टू DU PdV प्लस VdP। देखो P को रखा कांस्टेंट, V का डेरिवेटिव, V को रखा कांस्टेंट, P का डेरिवेटिव। ये इक्वेशन आ गई। अब देखो उस इक्वेशन में DU प्लस PdV की तो टर्म है ना। हम जो इक्वेशन अभी यूज कर रहे थे, देखो इसमें DU प्लस PdV है। हाँ, Yes, तो ma'am. अब हम क्या करेंगे, DU प्लस PdV की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसको एक साइड रखते हैं, VdP को इधर ले जाते हैं, तो क्या आ जाएगा, DH माइनस VdP। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, TDS ग्रेटर देन DH माइनस VdP। अब हमें किसके टर्म्स में चाहिए, एंथैल्पी की टर्म में। तो एंट्रोपी और प्रेशर को कांस्टेंट कर देते हैं। एंट्रोपी और प्रेशर कांस्टेंट कर दी, यहाँ आ जाएगा 0 माइनस 0, माइनस 0 का तो कोई मीनिंग नहीं है। तो ये क्या आ गया कि आपका चेंज इन एंथैल्पी एट कांस्टेंट एंट्रोपी एंड प्रेशर लेस देन और इक्वल टू 0 है। दैट मींस क्या हुआ कि अगर आपका चेंज इन एंथैल्पी लेस देन 0 आ रहा है तो आपकी प्रोसेस कैसी है, फिजिबल, और इक्वल टू 0 आ रहा है तो कैसी है, इक्विलिब्रियम पे, और अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए तो कैसी हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। Non-feasible. या आया ये समझ में। Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. और आगे करा दूं या आज इतना ही करना है। बस तो मैम मैं आज करवा देना और बस, अच्छा अपने अपने टेस्ट टेस्ट। करना मैम, हाँ कल टेस्ट मैम है ना कल मैम। टेस्ट लोगे ना हाँ मैम? जी, कैसे लोगे हाँ कल मैम? टेस्ट लूंगी। बेटा गूगल फॉर्म पर ही आएगा आपका टेस्ट, ठीक है। उसी में आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे और ऑब्जेक्टिव भी होंगे, ठीक है। आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में नीचे ऑप्शन मिलेगा ऐड फाइल का, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मान लो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, डेरिवेशन वाला क्वेश्चन है, तो आप एक पेज पे अपना डेरिवेशन लिख लोगे, A4 साइज शीट पे या नोटबुक के किसी भी पेज पे। उस पेज की फोटो क्लिक करोगे और उसी क्वेश्चन के नीचे ऐड फाइल का ऑप्शन मिलेगा, आपको उस पर क्लिक करना है और अपने वो आंसर की फोटो अपलोड कर देनी है। चाहे आप उसकी PDF बना के भी उसी में अपलोड कर सकते हैं। मैम क्लासरूम पे क्लासरूम पे भी मैं आपको लिंक भेज दूंगी और व्हाट्सएप पे भी भेज दूंगी, जैसा आपका लास्ट टाइम MCQ टेस्ट का लिंक आता था ना यस मैम। गूगल फॉर्म का, बिल्कुल वैसा ही लिंक आएगा। सिर्फ उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो डेरिवेशन मैं दूंगी उसको आप एक पेज पे लिख के उसकी फोटो नीचे ही उसमें ऐड फाइल होगा, उस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा टेक फोटो या अपलोड PDF, ठीक है। लिंक गूगल फॉर्म का ही आएगा जैसे MCQ वाले का आता था। MCQ क्वेश्चंस भी होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स भी होंगे, सारे टाइप के क्वेश्चंस होंगे आपके, ठीक है। ओके मैम। आज का टॉपिक समझ में आया। मैम कितने मार्क्स का है मैम? मार्क्स बेटा 10 to 15 मार्क्स का होगा। ओके मैम।